नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स में। और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आगे लोगों के पास पहुँचता रहे और उनका भी लाभ होता रहे। अब हम जानेंगे ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बारे में कि ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण जो हुए थे भारत पर, कैसे हुए, कब हुए और किन वजह से हुए, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ईरानी आक्रमण जो हुआ है। तो जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उस समय ईरान के हकमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे। ईरानी शासक दारेवहू यानी डेरियस प्रथम 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया। उसने पंजाब, सिंध नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र जो है फारस यानी ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। फारस साम्राज्य में कुल 28 प्रांत थे। भारतीय क्षत्रपी में बचा सिंध क्षेत्र पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत व पंजाब के सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्सा था। जो आक्रमण हुए उनके संपर्क मतलब विदेशियों से जो संपर्क हुआ है आक्रमण के ही द्वारा, तो उनसे क्या परिणाम निकले, क्या नहीं निकले। ईरान लिपिकार कातिब भारत में लेखन का एक विशेष रूप ले आए जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से मशहूर हुआ, जिसमें अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी लिखे गए हैं इस लिपि में। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले हैं जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रस्तावना व उनका प्रभाव देखा जा सकता है। जो अशोक के राज्यादेश हैं, प्रस्तावना है, उनमें भी जो प्रतिरूप है उनका, उसमें ईरानी झलक जो है दिखाई देती है। ईरानियों के जरिए ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली। ईरानी थे, उनके द्वारा ही यूनानियों को भी भारत पर आक्रमण करने के लिए वो भी प्रोत्साहित हुए, क्योंकि उन्हें तब ईरानियों से ही जानकारी मिली थी कि भारत में अपार संपदा है। और अपार संपदा कहाँ पर थी? जो मठ थे, राजा थे, उनके पास जो है बहुत अधिक संपदाएं एकत्रित हो गई थी। मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा धन था, जैसे दक्षिण भारत में और गुजरात में भी, और कई जगह जो महान बड़े बड़े मंदिर थे उनमें काफ़ी धन एकत्रित हो गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी मिली। अब होता है भारत पर सिकंदर का आक्रमण। जब सिकंदर को इस बारे में मालूम पड़ा तो आक्रमण जो है सिकंदर ने किया। सिकंदर जो है मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें कुछ गणतंत्रात्मक एवं कुछ राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था, क्योंकि सब जो है अलग अलग थे, कोई जो है मिले हुए नहीं थे और छोटे छोटे राज्य थे, तो उन्हें जीतना सिकंदर के लिए आसान था। सिकंदर जो है यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 366 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना भी की थी। सिकंदर के गुरु जो है वो अरस्तु थे। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ था। सिकंदर के समकालीन जो यूनानी लेखक हैं उनका विवरण इस प्रकार है। नियारकस ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था, तो इसकी नियारकस की रचनाएं जो हैं स्ट्रैबो है वह एरियन विवरण है। फिर अरिस्टोबुलस
इसने जो है युद्ध का इतिहास लिखा है। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस, इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का चालक था। ठीक है, सिकंदर के जीवन का जो संक्षिप्त विवरण है तो वो थोड़ा सा जानेंगे। तो सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था जो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर का सिंहासन रोहड़ 336 ईसा पूर्व हुआ था। तब उसकी उम्र जो है तकरीबन 20 वर्ष रही होगी। ईरानी युद्ध में व्यस्तता इसकी जो है 326 से 330 ईसा पूर्व तक। भारत विजय के लिए प्रस्थान इसने 326 ईसा पूर्व में किया है। भारत से स्वदेश प्रस्थान इसने 325 ईसा पूर्व किया है। भारत में रहने की अवधि जो है 19 महीने है। और सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 32 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुए। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इसके बाद सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति की लालसा थी। सिकंदर जो है खैबर दर्रे से होकर भारत आया तथा उसका पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अम्बी और पोरस के विरुद्ध था। तक्षशिला का राजा अम्बी और पोरस सुविख्यात राजा थे जिनका राज्य झेलम और चिनाब के बीच में पड़ता था। वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और ना ही खैबर दर्रे पर कोई निगरानी रखी। तक्षशिला के शासक अम्बी ने आक्रमणकारी के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। फिर झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। हाइडेस्पीज यानी वितिस्ता नदी जो है हाइडेस्पीज जिसे कहा गया है आधुनिक झेलम, पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध युद्ध वितिस्ता का युद्ध हुआ। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लोगनिकाय व कठ जातियों को हराया। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा था। वह पूरब की ओर भी बढ़ना चाहता था परंतु उसकी फौज ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। भारत की गर्म आबोहवा और 10 सालों से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वे घर लौटने के लिए अत्यंत आतुर हो गए थे। उन्हें सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का भी आभास मिल चुका था। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है, युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को विशेष रूप से खबर थी कि गंगा के किनारे एक भारी शक्ति है। मगध और नंद वंश का शासन था। उसकी सेना सिकंदर की सेना से, जो मगध पर जो है उस समय नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी थी। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। चूंकि सिकंदर की सेना पोरस से युद्ध करते समय ही समझ चुकी थी कि जब इस छोटी सी सेना को हराने में उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो जो नंद वंश है, जो मगध पर साम्राज्य है जिनका, उनकी तो सेना बहुत विशाल है। तो उनके मन में एक भय भी था कि यदि मगध पर आक्रमण किया तो हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाएं। तो इस वजह से उन्होंने वापस जाना ही उचित समझा। तो सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा था, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, अपने ही लोगों से हार मानने को मजबूर हो गया। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा। इस दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर 2 भागों में, एक जलमार्ग नियारकस के नेतृत्व में तथा स्थल मार्ग क्रेटेरस के नेतृत्व में विभक्त हो गई। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों के हाथ सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बुकेफाला झेलम नदी पर व निकेया बसाए थे। पहला नगर अपने घोड़े की याद में तथा दूसरा नगर पोरस पर विजय की स्मृति में उसने बसाया था। अब सिकंदर के आक्रमण का क्या परिणाम हुआ?
तो इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना, यानी कि दोनों क्षेत्रों में एक संपर्क बना। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुले। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, वह यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें झेलम के तट पर बुकेफाला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान की तिथि सहित इतिहास भी लिखा था। इससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम तैयार करने में सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के बारे में बतलाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। अब सिकंदर के बाद के कुछ लेखक हैं, उनका विवरण है। तो सिकंदर के बाद के जो लेखक हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है। मेगस्थनीज, जो 305 से 297 ईसा पूर्व तक रहे, इन्होंने इंडिका लिखी थी। फिर डाइमेकस 298 से 273 ईसा पूर्व तक, इन्होंने अप्राप्त की रचना की। फिर डायोनियस 284 से 262 ईसा पूर्व तक, इन्होंने भी अप्राप्त की जो है रचना की। फिर पेट्रोक्लीस 261 से 228 ईसा पूर्व, इन्होंने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा। फिर पालिवियस 144 से 42 ईसा पूर्व, इन्होंने भी अप्राप्त को आगे बढ़ाया। मतलब ये जो डाइमेकस, डायोनियस और पालिवियस हैं, इन्होंने अप्राप्त जो रचना है इनकी, तो इन्होंने उसमें थोड़े थोड़े हिस्से बढ़ाए हैं। एरियन 2री शताब्दी ईसा पूर्व, सिकंदर का आक्रमण इन्होंने लिखा। पेरिप्लस 8 से 115 ईसा पूर्व, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। स्ट्रेबो, दूसरी जो पेरिप्लस थे यूनानी थे, ये 8 से 115 ईसा पूर्व, इनकी जो है रचना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। स्ट्रेबो 2री शताब्दी ईसा पूर्व, इन्होंने ज्योग्राफी की रचना की। टालमी भी ज्योग्राफी, और प्लिनी इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री जो है लिखी है। अब भारत में जो सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? तो सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। मतलब भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे राज्यों में सब विभक्त थे। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना, और उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी। आम्बी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण बना। ये तो हो गया सिकंदर का आक्रमण। और इसके बाद हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य, जो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। तो मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य वंशों से संबंधित जानकारी विभिन्न स्रोतों से हमें मिलती है। एक तो साहित्यिक साक्ष्य हैं, फिर विदेशी विवरण है, और फिर पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या आता है? साहित्यिक साक्ष्य में आता है अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस नाटक, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आदि। और विदेशी विवरण में क्या क्या आता है? विदेशी विवरण में आता है मेगस्थनीज, स्ट्रैबो और कार्टियस, ये लेखक हैं जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। फिर पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है? इसमें अशोक के अभिलेख आते हैं, जूनागढ़ अभिलेख आता है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, काली पालिश वाले मृदभांड भी आते हैं, भवन, स्तूप व गुफाएं भी आती हैं, मुद्रा भी आती है इसमें। अब हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य जो है।
तो साहित्यिक साक्ष्य ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य आदि से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबौद्धवंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ हैं भद्रवाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। अब विदेशी विवरण जो है, इंडिका जो लिखी गई थी वो मेगस्थनीज ने लिखी गई थी। तो मेगस्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, परंतु यह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इनमें स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिस, प्लूटार्क, नियार्कस, आनेसिक्रिटस व अरिस्टोब्यूलस आदि हैं जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्राकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने जो है इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। अब जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनमें क्या है, इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनसे अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, तो जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पालिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क, जिन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं, से मिलती है। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। उसकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य मतलब क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा इसलिए भी प्रमाणिक लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म के प्रबल पोषक थे, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का ही व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी हो सकता है। अब आते हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासक। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहे हैं। चाणक्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तब उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य जो है तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण थे। चाणक्य का पालन पोषण और शिक्षा उनकी माता के संरक्षण में हुई। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उनके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उन्हें दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उनके परिवार तथा वंश का समूल नष्ट करके नंद से बदला लेंगे। वृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंदवंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव डाली। अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक
रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश की जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इन्हें शूद्र माना है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान एवं पेरिपेनिसदाई यानी काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देते हैं। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया। मेगस्थनीज मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ एहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सोहगोरा ताम्रपत्र जो गोरखपुर में है तथा महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश के बागोर जिले में है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के विवरण देते हैं। ये जो है पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी थे। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा, जिसे संतारा प्रथा कहा गया है, शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में सल्लेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल प्रशासक था। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय में उत्कृष्ट थी। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है। यह बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा उसके गुरु एवं प्रधान कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम थी। जैन धर्म के मतानुसार चंद्रगुप्त एक राजऋषि थे जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु का वर्ण किया। फिर इसके बाद जो है बिंदुसार आते हैं 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। स्ट्रैबो जो हैं उनके अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने जो है डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा जो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीजों की मांग की थी। एक सूखी अंजीर, दूसरी अंगूरी मदिरा और तीसरा एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने 2 चीजें अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता।
मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगलवत्स निवास करता था। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री थे। अब इसके बाद जो आते हैं अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवानपीय या पियदस्य उपाधि दी गई है। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगुलम अभिलेखों में ही मिलता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। कई अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में कठियावाड़, गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कल्लड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहां धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए थे। 1750 में टीफे थैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। कलिंग युद्ध जो है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अब अशोक का धार्मिक जीवन आ जाता है। तो अशोक का धार्मिक जीवन, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानम्पिय या पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश हैं, के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम लोमश ऋषि गुफा, कड़ चौपार, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने करमुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में ही लेने की घोषणा की। भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। अशोक ने प्रचारक भी भेजे थे। अब जो धर्म प्रचारक थे उन्हें कहाँ कहाँ भेजा वो बताएंगे। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा,
महारक्षित को यवन देश भेजा, मध्यम को हिमालयवर्ती देश भेजा, महादेव को महिषमंडल यानी मैसूर भेजा, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा, मध्यांतिक को कश्मीर तथा गांधार भेजा। अब अशोक का धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। अशोक ने धम्म की ही परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को अशोक अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताता है, जो इस प्रकार है: साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि। विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी गई थी कि वह प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे। अब अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। यह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, इन्हें 2 वर्गों में वृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। स्तंभलेख, इन्हें दीर्घ स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख में विभाजित किया जा सकता है। गुहालेख, ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख आदि। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रुम्मनदेही आदि स्थलों से मिलते हैं। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्मनदेही अभिलेख जो कि सबसे छोटा अभिलेख है का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहालेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कालाइल ने की। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है जो चंपारण बिहार में है। अशोक का शर-ए-कुना जो कंधार में है अभिलेख ग्रीक व अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अब अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल, तो शहबाजगढ़ी ये पेशावर पाकिस्तान में है। मानसेहरा ये हजारा पाकिस्तान में है। कालसी ये देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार यह जूनागढ़ गुजरात में है। धौली ये पुरी उड़ीसा में है। जौगढ़ अभिलेख ये गंजम उड़ीसा में है। सोपारा अभिलेख ये थाने महाराष्ट्र में है। एरगुड़ी अभिलेख जो है ये करनूल आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख रायचूर कर्नाटक में है। गुर्जरा अभिलेख दतिया मध्य प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी अभिलेख मैसूर कर्नाटक में है। भाब्रू अभिलेख बैराट राजस्थान में है।
अहरौरा अभिलेख मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। जटिंग रामेश्वर अभिलेख कर्नाटक में है। सासाराम अभिलेख बिहार में है। राजूल मंडगिरी अभिलेख कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। गौविमठ अभिलेख मैसूर कर्नाटक में है। सारोमारो अभिलेख मध्य प्रदेश में है। निट्टूर अभिलेख कर्नाटक में है। उदयगोलम अभिलेख बेल्लारी कर्नाटक में है और सन्नाति अभिलेख कर्नाटक में है। अशोक के जो शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु है वो है, पहला जो शिलालेख है उसमें पशुबल की निंदा की गई है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं बताया गया है। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य की बात की गई है तथा चोल, पांड, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र की चर्चा भी की गई है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है, जिसे अनुसंधान कहा गया है। चौथा अभिलेख जो है इसमें धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है तथा मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। छठे शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है, बौद्ध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें तथा इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां जो शिलालेख है इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म धर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है तथा अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अब अशोक का मूल्यांकन करेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता एवं स्थायित्व का साक्षात्कार किया। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया तथा संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी प्रासंगिक हो सकती है। अशोक कला प्रेमी एवं कला का संरक्षक था। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक 2 नगरों की स्थापना भी उसने कराई थी। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, लेकिन राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना तर्कसंगत नहीं है। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धांतों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। सही अर्थ में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया। अब अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय में मौन है। पुराणों में उल्लिखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवानम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थीं। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी थी। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इसमें मौर्य साम्राज्य की
जो साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें एक सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? इसमें राजा मतलब एक मनुष्य के शरीर का वर्णन किया है, एक तरह से जैसे राज्य है उसे एक मनुष्य मान के वर्णन किया है। तो सप्तांग सिद्धांत में जो राजा है वो सिर है, अमात्य जो है वो आंख है, जनपद जो है वो जांग है, दुर्ग जो है बाहें हैं, और कोश जो है वो मुख है, और दंडबल जो है सेना मस्तिष्क है, और मित्र जो है कान है। तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यह केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांगी विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज्य के 7 अंग हैं, वही राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है। अब अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी जो थे वो तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। तो जो तीर्थ हैं और उनसे संबंधित विभाग, जो पुरोहित होते थे वो प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होते थे। जो प्रशासता था वो राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश था, यानी एक तरह से कमिश्नर। नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक था। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालयों का प्रमुख न्यायाधीश था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान था। आंतवेर्शिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी था। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष था। आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो कौन थे? पण्याध्यक्ष यानी वाणिज्य का अध्यक्ष था ये। पौतवाध्यक्ष ये मापतौल का अध्यक्ष था। सूनाध्यक्ष ये बूचड़खाने का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष शराब व मदिरा का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष वन और उसकी संपदा का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चरगाह का अध्यक्ष था। अक्षपटालाध्यक्ष महालेखाकार था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष था। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष था। अब मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरि, अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, जो मंडलों में विभाजित थे। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। 5वां प्रांत कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी। मौर्य प्रशासन का अब स्तरीय खंड क्या था? पहले केंद्र, फिर प्रांत। प्रमुख अधिकारी जो है कुमार या आर्यपुत्र होते थे। फिर मंडल, प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाता था। फिर आहार या विषय, जिला प्रमुख अधिकारी या विषयपति या स्थानिक कहा जाता था इसके अध्यक्ष को। फिर स्थानीय, स्थानीय जो है 800 ग्रामों का समूह होता था। फिर द्रोणमुख, इसमें 400 ग्रामों का समूह था। फिर खारवाटिक, इसमें 200 ग्रामों का समूह था। फिर संग्रहण
इसमें 10 ग्रामों का समूह था। फिर ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और प्रमुख अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। ग्राम सभा एवं इसके गांव के छोटे कार्यों एवं राजस्व संग्रहण के लिए उत्तरदायी थे। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी उनकी इस संबंध में सहायता करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। सैन्य व्यवस्था। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल यानी पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्धरथ को सेना का प्रमुख भाग बताया है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया: पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिका सेना। अब न्याय व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में? मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था, जहां ग्रामीण तथा ग्रामवृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर मुख्यतः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय तथा जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है: धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्रीधन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले अर्थात हत्या तथा मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। अब गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचर व्यवस्था जो है, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्या सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है: संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे तथा संचरा जो घुमक्कड़ थे। गुप्तचरों के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। अब मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन समाज में संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र या मेगस्थनीज के यात्रा वृत्तांत इंडिका या अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। इनमें सर्वाधिक संख्या जो है वह किसानों की है। अब दास व्यवस्था। मेगस्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार के, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकारों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। मेगस्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। इन्होंने दास प्रथा इसलिए नहीं कही है क्योंकि उस समय ये मेगस्थनीज और स्ट्रैबो जो थे, इनके यहाँ दासों की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमारे यहाँ दासों की स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी, तो इन्होंने इस आधार पर भारत में दासों का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चला कि ये दास हैं या किसान हैं या कौन है ये। अब स्त्रियों की स्थिति क्या थी मौर्य काल में? मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष लेने का अधिकार प्राप्त था। मोक्ष का मतलब यहाँ तलाक से है। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थीं, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता है। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थीं। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घरों में ही रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। अब मौर्यकालीन धर्म। तो मौर्यकाल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी,
बिंदुसार आजीवक तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी तथा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासन काल में राजकीय संरक्षण दिया था। मौर्य काल में भी वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा। जन साधारण में नाग पूजा का प्रचलन था, मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवताकारु कहा जाता था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर जैन प्रथा संलेखना के अनुसार प्राण त्याग दिए थे। मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की गई है। अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता यानी वृत्ति का साधन कहा जाता था। नंबर 1 कृषि, दूसरा पशुपालन उद्योग और तीसरा वाणिज्य या व्यापार। अब कृषि जो है, मौर्यकाल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी जो है सीताध्यक्ष कहलाता था। भूमि पर दासों, कर्मकारों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट यानी जुती हुई, आकृष्ट यानी बिना जुती हुई और स्थल यानी ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। अदेव मात्रक भूमि वह होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। भूमिकर 2 प्रकार के थे, सेतुकर और दूसरा वनकर। अब कर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां और उनसे संबंधित विषय वस्तु जो है, जो सीता है वो राजकीय भूमि से होने वाली आय जो कर लिया जाता था। जो भाग है ये उपज का हिस्सा था। प्रवेश कर आयात कर था जो 20% था। निष्क्राम्य कर ये निर्यात कर था। प्रणय कर ये आपातकालीन कर था। बलि कर ये एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण्य कर ये अनाज के रूप में न लेकर नगद दिया जाता था। सेतुबंध कर राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध था। विष्ट कर निशुल्क श्रम एवं बेगार थी। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रज्ञ जो है भूस्वामी को कहा जाता था और उपवास काश्तकार को कहा जाता था। अब उद्योग जो है, मौर्यकाल का प्रधान उद्योग जो है सूत कातना एवं बुनना था। अब जो श्रेणियां थी, प्रमुख व्यापारिक श्रेणियां थी। श्रेणी शिल्पियों का संगठन था। निगम व्यापारियों का संगठन था। संघ जो है देनदारों या महाजनों का संगठन था। सार्थवा ये कारवा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी यानी अनाज से संबंधित था। ये उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठ कहा जाता था। अब मौर्यकालीन मुद्राएं कौन कौन सी हैं? कार्षपण, पण और धारण ये जो है चांदी की बनी होती थी। सुवर्ण एवं निष्क ये सोने की बनी होती थी और माशक और काकड़ ये तांबे के सिक्के होते थे। मौर्यों की राजकीय मुद्रा जो है पड़ थी, जो चांदी की बनी थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पर्ण तथा सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पर्ण वेतन मिलता था। पर्ण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं। वाणिज्य और व्यापार। मौर्य काल में व्यापार यानी आंतरिक और बाह्य, जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होते थे। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत के भृगुकच्छ बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत के ताम्रलिप्त के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी तथा तोसली आदि। मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है,
जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। अब व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे? प्रथम मार्ग जो उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र तक जाने वाला राजमार्ग था, ये सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग था। दूसरा मार्ग था पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग जो है दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग था। और चौथा मार्ग, यह मार्ग भृगुकुक्ष से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। अब भारत से जो है मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और लकड़ी निर्यात होती थी। व्यापार शुल्क जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिए जाने वाला शुल्क बाह्य, राजधानी में लिए जाने वाला शुल्क अभ्यंतर एवं विदेशी माल पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आदित्य कहलाता था। इस प्रकार निर्यात पर निष्क्रामक तथा आयात पर प्रवेश्य लगाया जाता था। अब मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया, राजकीय कला एवं लोक कला। राजकीय कला में राजरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल किए गए। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाशम स्तंभ हैं, जो कि उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वास्तुकला में एक नई शैली आरंभ की थी। गुहा वास्तु इस काल की अन्य देन है। अशोक के शासनकाल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल होता था, लौह अयस्कों का सधा हुआ प्रयोग था, चमकदार पॉलिश का प्रयोग होता था, भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग होता था। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि यानी अंगुलियों या चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में ढालकर किया जाता था। पारखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। धौली उड़ीसा का हाथी तथा दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति मौर्य कला के ये विशिष्ट उदाहरण हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंगों की आकृतियां तथा उसके नीचे की बल्लरी आकृति अशोक कालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मौर्य साम्राज्य जो है केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसके सबसे बड़ा मजबूर आधार था सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या हो गई। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं। हरिप्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति बताते हैं, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण। हेमचंद्र राय चौधरी जो है सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति बताते हैं। डीडी कौशाम्बी आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना बताते हैं। पतन के अन्य कारण क्या हैं? अयोग्य, निर्बल तथा अदूरदर्शी उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार, करों की अधिकता, ये सब जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया क्या रही है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में?
अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडीय अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। संभवतः इससे ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को मतलब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही तो वे जीते थे। मौर्य साम्राज्य के खंडर पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग व कंडव ब्राह्मण थे। पश्चिमी दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सतवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते हैं। वित्तीय संकट भी जो है अंत में आ गया था। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले अत्यधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष लगभग खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने के देवी प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। ये तो था आपका मौर्य साम्राज्य, और इसके साथ जो है अब आगे हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, सॉरी मौर्योत्तर काल के बारे में। और फिर मौर्योत्तर काल के बाद जो है हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी कल देखेंगे। और आप लोगों से एक अनुरोध है, जिन्होंने भी चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके तथा आवश्यक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।